हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसे अधिक मांग एवं न्यू मांग की अवधारणा अर्थात कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस डेफिशिएंट डिमांड के नाम से जाना जाता है। हमने पिछले अध्याय में यह देखा था कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में उत्पादन व आय का निर्धारण किस प्रकार से होता है और केन्स के सिद्धांत के अनुसार उत्पादन व आय का निर्धारण किस प्रकार से होता है। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का यह मानना था कि कीमत स्तर मुद्रा की पूर्ति से निर्धारित होता है। यदि किसी समय मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है तो कीमत स्तर भी बढ़ जाता है और मुद्रा की पूर्ति घट जाती है तो कीमत स्तर भी घट जाता है। उनका यह मानना था कि पूंजी का स्टॉक और श्रम की पूर्ति से उत्पादन व आय निर्धारित होती है। इनका मतलब है आय व उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक वास्तविक होते हैं, जिसमें श्रम की पूर्ति, पूंजी का स्टॉक आदि महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सामान्य रूप से उत्पादन व आय पर कीमत स्तर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इनका यह मानना था कि कीमत स्तर एक निष्क्रिय घटक होता है जो सामान्य रूप से केवल मुद्रा की पूर्ति को कम ज्यादा करने से कीमत स्तर कम ज्यादा होती है। वास्तव में उत्पादन व रोजगार में जो परिवर्तन होता है वो पूंजी के स्टॉक में परिवर्तन की वजह से, श्रम की पूर्ति में परिवर्तन की वजह से होता है। केन्स ने क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की कटु आलोचना करी। उन्होंने ये माना कि कीमत स्तर का जो निर्धारण होता है इसमें मुद्रा की पूर्ति का कोई भी रोल नहीं होता है। उन्होंने 1930 की महान मंदी के बाद में जो किताब लिखी 1936 में, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, उसमें उन्होंने ये बताया कि सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था में उत्पादन व आय का निर्धारण उस स्थान पर होता है जहां समग्र मांग व समग्र पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं। यदि किसी समय समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक होती है तो अर्थव्यवस्था को स्फीतिकारक दबावों का सामना करना पड़ता है, और यदि किसी समय समग्र पूर्ति समग्र मांग से अधिक होती है तो अर्थव्यवस्था को मंदी का सामना करना पड़ता है। केन्स का यह मानना था कि अर्थव्यवस्था को मंदी की स्थिति से उबारने के लिए सरकार के द्वारा आर्थिक क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने की जरूरत होती है, हस्तक्षेप करने की जरूरत होती है, और अर्थव्यवस्था में जो संतुलन होता है वो पूर्ण रोजगार से पूर्व संतुलन होता है। यानी हमेशा आवश्यक नहीं है कि जहां अर्थव्यवस्था संतुलित होगी वहां पूर्ण रोजगार की स्थिति होगी। इसके बाद में सबसे पहले हम न्यून मांग और अधिक मांग को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि समग्र मांग किसे कहा जाता है, समग्र पूर्ति वक्र कैसे होता है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के हिसाब से समग्र पूर्ति वक्र किसे कहा जाएगा, केन्जियन इकोनॉमिस्ट या कीन्स के द्वारा दिया गया समग्र पूर्ति वक्र क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं समग्र मांग। समग्र मांग एग्रीगेट डिमांड बराबर होता है C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस N। समग्र मांग के लिए हमने क्या किया, एग्रीगेट सप्लाई। इनका यह मानना है कि जिस स्थान पर एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड आपस में काटेगी वहां उत्पादन व रोजगार का निर्धारण होगा। तो सबसे पहले समग्र मांग में C बराबर, पहले भी हम इसका डिस्कस कर चुके हैं, C बराबर है उपभोग, I बराबर है विनियोग, G बराबर है सरकारी व्यय, X फॉर निर्यात, M फॉर आयात। क्लियर। तो ये समग्र मांग जो है, अगर XN बराबर होता है X माइनस M, ये मतलब है कि कुल मिलाकर विदेशी व्यापार कितना है, ये देश की समग्र मांग है। समग्र मांग में कुछ मांग उपभोक्ताओं के द्वारा की जाती है, हम लोगों के द्वारा वस्तु और सेवाएं जो मांगी जाती है,
तो सबसे पहली समग्र मांग हो सकती है उपभोक्ताओं के द्वारा। हम टिकाऊ वस्तुओं के लिए मांग कर सकते हैं, अर्ध टिकाऊ वस्तुओं के लिए मांग कर सकते हैं, गैर टिकाऊ वस्तुओं के लिए मांग कर सकते हैं। इसके अलावा मांग निवेश के लिए भी हो सकती है। कहीं बांध परियोजना बनाई जानी है तो उसके लिए हो सकता है, सड़क बनाई जानी है तो उसके लिए भी मांग होती है। कुछ सरकार के द्वारा भी मांग की जाती है, जैसे सरकार को कोई हॉस्पिटल बनाना है तो उसके द्वारा वस्तु और सेवाओं की मांग की जाएगी। इसी प्रकार से सरकार को कोई नदी घाटी योजना बनानी है तो उसके लिए भी वस्तु और सेवाओं की मांग की जाएगी। इसके अलावा जितना उत्पादन होता है उसका कुछ भाग निर्यात कर दिया जाता है और कुछ भाग विदेशों से आयात किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, निर्यात जो है उसको हम जोड़ेंगे क्योंकि हमारा उत्पादन है, आयात को घटा देंगे क्योंकि वह हमारा उत्पादन नहीं है, क्योंकि आयात से हमारे यहाँ आय व रोजगार में वृद्धि नहीं होती है। तो अगर हम देखें समग्र मांग वक्र, तो समग्र मांग वक्र ये एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड वक्र क्या बताता है कि अगर कीमत स्तर P1, तो एग्रीगेट जो आय का स्तर है वो आय का स्तर है समग्र उत्पादन मांग, जो समग्र मांग है जब कीमत स्तर ज्यादा है तो राष्ट्रीय आय मान लीजिए वाइट। अब मान लीजिए कीमत स्तर बढ़ता है, तो कीमत स्तर बढ़ता है तो मांग घटेगी। क्या बता रहा है कि अगर कीमत स्तर बढ़ेगा तो समग्र मांग घटेगी और कीमत स्तर घटेगा तो समग्र मांग बढ़ेगी। सामान्य रूप से क्या होता है, ये जो समग्र मांग है यहां ये जब कीमत स्तर OP1 है तो मांग ज्यादा होती है, जब कीमतें कम होती है तो हमारे द्वारा वस्तु और सेवाओं की मांग ज्यादा की जाती है। इसी प्रकार से जब कीमतें कम होती है तो लोग निवेश भी ज्यादा करना पसंद करते हैं। पर कीमत बढ़ती है तो कीमत बढ़ने के साथ में सबसे पहली चीज, जब कीमत बढ़ेगी तो हमारा उपभोग व्यय घट जाएगा। हम केवल आवश्यक वस्तुएं हैं उन पर तो हम खर्च करते रहेंगे, पर जो हम दूसरी वस्तुएं खरीदते हैं जो कि बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है, तो कीमत बढ़ने पर उन वस्तुओं की मात्रा हम पहले की तुलना में क्या करेंगे, कम मात्रा में खरीदना चाहेंगे। इसी प्रकार से कीमत बढ़ने पर सबसे पहली चीज उपभोग व्यय घट जाता है। कीमत बढ़ती है तो हमारी खर्च योग्य आय की जो परचेजिंग वैल्यू है वो घट जाती है। तो कीमत बढ़ने पर पहला चीज, कीमत बढ़ने पर फर्स्ट चीज होती है उपभोग व्यय घटता है। दूसरी चीज क्या होती है, जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है तो हमको लेन देन के लिए अधिक मुद्रा की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास सट्टे के लिए मुद्रा की मात्रा घट जाती है। तो इससे क्या होता है, जब लेन देन के लिए मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो मुद्रा की मांग बढ़ने से कीमत ब्याज दर भी बढ़ जाती है और इससे विनियोग की मांग भी घट जाती है। तो देखिए उपभोग व्यय घटता है। दूसरा, लेन देन के लिए मुद्रा की मांग बढ़ती है, ब्याज दर बढ़ती है, विनियोग घटता है। तो ब्याज दर बढ़ने से विनियोग घट जाता है। तीसरी चीज, जब कीमतें बढ़ जाती है तो हमारा जो निर्यात है वो विदेशों को महंगा लगता है, तो निर्यात, हमारे यहाँ कीमतें बढ़ने पर हमारा निर्यात कम हो जाता है और आयात, हमको विदेशी सामान हमको सस्ता लगने लगता है, हमारे यहाँ कीमतें ज्यादा होती है। जैसे इंडिया में कीमतें ज्यादा है तो चाइनीज माल हमको सस्ता लगता है तो हमारा आयात बढ़ जाता है। तो इसमें क्या होता है, जब कीमतें बढ़ती है तो निर्यात तो घटता है और आयात बढ़ता है। तो इसका कुल प्रभाव क्या होता है कि देश में उपभोग की मात्रा घट जाती है। तो पहले जब कीमत P2 हो जाती है, OP2, तो समग्र उत्पादन की मांग पहले OY2 थी, वो घटकर OY1 हो जाती है। इस प्रकार से कीमत घटने का प्रभाव पड़ता है। तो देखिए समग्र मांग वक्र की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, इसको हम देखते हैं। समग्र मांग वक्र की उत्पत्ति, सेकंड चीज हम देखते हैं समग्र मांग वक्र की उत्पत्ति। ये देखिए समग्र मांग वक्र किस प्रकार से बनता है, इसको हम देखते हैं। तो देखिए समग्र मांग वक्र बनाने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को देखते हैं, जो कि हमने पिछले चैप्टर में भी सीखा था। ये एग्रीगेट सप्लाई वक्र है C+S, ये 45 एंगल पर।
क्लियर। अब मान लीजिए एग्रीगेट डिमांड ये है, एग्रीगेट सप्लाई बराबर सी प्लस एस, ये एग्रीगेट डिमांड है। संतुलन बिंदु E0 पर है। इस E0 पर राष्ट्रीय आय का स्तर रहता है Y0। क्लियर। इस जगह हम ले रहे हैं समग्र मांग। अब इस पर अगर हम देखें एग्रीगेट डिमांड, इस Y0 पर कीमत स्तर जो होता है, मान लीजिए इस समय कीमत स्तर है P1 P0 और यहां संतुलन है। स्टार्टिंग देखिए, संतुलन बिंदु एग्रीगेट समग्र मांग और समग्र पूर्ति वक्र एक दूसरे को E0 पर काटते हैं। उस समय राष्ट्रीय आय Y1 रहती है, और जब राष्ट्रीय आय Y1 रहती है तो कीमत स्तर P0 है, और यहां जो उपभोग होता है, मान लीजिए इसको मानते हैं उपभोग की मांग कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं समग्र उत्पादन की मांग। अब देखिए, अगर किसी समय में समग्र उत्पादन की मांग ये है, अगर किसी समय में एक बार ठीक है, ये देखिए हमने इसको चेक कर लिया कि यहां तक आपके वीडियो में आ रहा है। अब देखिए स्टार्टिंग देखिए, अगर किसी समय समग्र मांग बढ़ती है तो मान लीजिए समग्र मांग बढ़ेगी। समग्र मांग बढ़ेगी, कब बढ़ेगी? समग्र मांग कब बढ़ेगी? जब कीमत घटेगी। कीमत घटने पर समग्र मांग बढ़ती है। कोई भी वस्तु की कीमत कम होगी तो समग्र मांग बढ़ेगी, और कीमत कम होगी तो मांग बढ़कर हो गई Y2, उत्पादन की मांग हो गई C1। समग्र उत्पादन की मांग C1 हो गई, तो पहला संतुलन था E0, अब संतुलन हो गया E1, और राष्ट्रीय आय का स्तर हो गया Y1, और इसमें उपभोग का स्तर होता है C1, और नया संतुलन ये कीमत थी। कहने का तात्पर्य है कि यदि किसी वस्तु की कीमत कम होती है, वस्तु की कीमत P0 से घटकर P1 हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जब कीमतें कम होगी तो समग्र मांग बढ़ेगी, और समग्र मांग वक्र बढ़कर AD से बढ़कर AD' हो जाता है, संतुलन बिंदु E0 से E1 हो जाता है। जब समग्र मांग बढ़ती है तो राष्ट्रीय आय का स्तर बढ़कर OY1 हो जाता है, और उपभोग का स्तर OC1 हो जाता है। अब यदि किसी समय कीमत बढ़कर P2 हो जाती है, तो जब कीमत P2 होगी तो ऐसी स्थिति में एग्रीगेट डिमांड घटेगी। ये एग्रीगेट डिमांड डबल डैश ये घटेगी, और नया संतुलन E2 बिंदु पर होता है। और नया संतुलन जब E2 बिंदु पर होता है तो उपभोग के लिए C2 मांगी की जाती है, और जो नया संतुलन है कीमत के हिसाब से वो इस जगह होता है। यानी जब एग्रीगेट डिमांड घटती है तो नया संतुलन E0 की बजाय E2 पर होता है, और जब E2 पे संतुलन होता है तो कीमतें देखिए, कीमत बढ़ने की वजह से एग्रीगेट डिमांड घटी, नया संतुलन E2 पर होता है। तो यहां ये जो वक्र है इसको बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड वक्र। इस प्रकार से समग्र मांग वक्र बनाया जाता है। ये क्या बताता है कि अब देखिए प्रारंभिक संतुलन E0 पर है, जहां राष्ट्रीय आय का स्तर OY0 है, और उपभोग का समग्र उत्पादन जो है C0 किया जाता है। यदि किसी समय अर्थव्यवस्था में कीमतें घटती है, P0 से P1 हो जाती है, तो समग्र उत्पादन की मांग C1 हो जाती है, और समग्र मांग वक्र बढ़कर ये ऊपर की तरफ चला जाता है, और नया संतुलन बिंदु E1 होता है, जहां राष्ट्रीय आय का स्तर Y1 होता है। यदि किसी समय कीमत स्तर बढ़कर P2 हो जाता है, तो कीमत स्तर बढ़ने से समग्र मांग घट जाती है, समग्र मांग AD से घटकर A डबल डैश हो जाती है, और नया संतुलन का बिंदु E2 हो जाता है। तो ये इस प्रकार से ये बताता है कि एग्रीगेट डिमांड वक्र ऋणात्मक ढाल युक्त होता है, अर्थात जब कीमत बढ़ेगी, कीमत स्तर बढ़ता है तो मांगी जाने वाली मात्रा घटती है, और जब कीमत स्तर घटता है तो मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ती है। तो ये हमने बात करी कि समग्र मांग क्या होता है। अब देखिए समग्र पूर्ति वक्र किस प्रकार का होता है, इस पर हम चर्चा करते हैं।
समग्र पूर्ति वक्र में क्लासिकल इकोनॉमिस्ट और केंजियन इकोनॉमिस्ट में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। समग्र पूर्ति, सेकंड है समग्र पूर्ति, पूर्ति वक्र। एग्रीगेट सप्लाई Y बराबर होता है C+S। तो देखिए इसमें क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि समग्र पूर्ति वक्र जो होता है वो एग्रीगेट सप्लाई का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, एग्रीगेट सप्लाई कांस्टेंट रहती है, चाहे कीमत स्तर P1 हो तो भी सप्लाई ये रहेगी, कीमत स्तर P2 हो तो भी यही रहेगी, P0 होगा तो भी यही रहेगी। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मानना क्या है कि अन्य बातें समान रहने पर कीमतों में होने वाले परिवर्तन का आय व उत्पादन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि वो क्या मानते थे कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो कीमतें बढ़ेगी। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या कहते थे कि ये कीमत स्तर इस प्रकार से होता है, मुद्रा की पूर्ति M1 है तो कीमत P1 होती है, मुद्रा की पूर्ति बढ़कर M2 हो जाती है तो कीमत P2 हो जाती है। यानी कीमत स्तर पर आय व रोजगार का कोई भी प्रभाव, आय व उत्पादन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये क्या मानते थे कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है। पहले से ही अर्थव्यवस्था में जब पूर्ण रोजगार है तो कीमत बढ़ेगी तो भी कोई उत्पादन नहीं बढ़ना है, कीमत घटेगी तो भी उत्पादन नहीं घटेगा, क्योंकि कीमत बढ़ भी जाती है तो नए मजदूर है नहीं, सारे मजदूर पहले से ही काम पर है तो उत्पादन को बढ़ाया जाना संभव नहीं है। कीमत घट भी जाती है तो चूंकि सारे मजदूर पहले से ही कार्य कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति है, तो सामान्य रूप से उनका यह मानना था कि कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तन की वजह से उत्पादन व रोजगार में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। पर केन्स का क्या मानना था, ये क्लासिकल अर्थशास्त्री केन्स का यह मानना था कि शुरू में क्या होता है, केन्स का पूर्ति वक्र क्या कहता है, देखिए ये कहता है कि स्टार्टिंग में एग्रीगेट सप्लाई कांस्टेंट होती है, उसके बाद इस प्रकार से होती है और यहाँ क्लासिकल होती है। ये एग्रीगेट सप्लाई केन्स के द्वारा, इसके देखिए एग्रीगेट सप्लाई जो केन्स के द्वारा दी गई उसके 3 रेंज है। पहला क्षैतिज, O से लेकर A तक क्षैतिज, क्लियर। उसके बाद A से लेकर B तक मध्यवर्ती रेंज, ये क्षैतिज रेंज, और B से C तक ये है उसको बोल रहे हैं लंबवत रेंज, इसको बोलेंगे लंबवत है, ये लंबवत रेंज है क्लासिकल की, क्लासिकल इकोनॉमिक्स की है। अब देखिए ये केन्स के द्वारा समग्र पूर्ति वक्र है, इसमें आप समझेंगे इसको कि किस प्रकार से होता है। मान लीजिए P से लेकर A तक ये कीमत स्तर है और कीमत स्तर है, और नीचे हमने इसमें लिया है समग्र उत्पादन। समग्र उत्पादन मान लीजिए Y1 या Y2 है, तो यहां देखिए वेरी बिगिनिंग आप देखेंगे जब क्षैतिज रेंज है, केंजियन रेंज इसको कहा जाता है, इसको केंजियन रेंज कहते हैं। केन्स कहता है कि समग्र पूर्ति वक्र स्टार्टिंग में क्षैतिज रहता है, यानी ये केंजियन रेंज कहलाती है। P से A तक की जो रेंज है उसको केंजियन रेंज कहते हैं। ये क्या कहती है कि सामान्य रूप से अगर किसी वस्तु की मांग बढ़ती है शुरू में, तो कुछ साधन बेरोजगार है, कच्चा माल भी अवेलेबल है, साधन भी बेरोजगार है, मशीनों की अतिरिक्त क्षमता है, तो सामान्य रूप से थोड़ी मांग बढ़ती है, मांग 0 से लेकर यहां तक बढ़ती है, तो थोड़ी सी मांग बढ़ने पर कीमतों में कोई भी वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि जो हमारे बेरोजगार साधन है उनको काम मिल जाता है, जो मशीन की अतिरिक्त क्षमता है वो उसको पूर्ण क्षमता से प्रयोग में मशीन को लिया जाता है। तो इस स्थिति में अर्थव्यवस्था की मंदी की स्थिति है, मंदी इसको हम कह सकते हैं पीए जो है मंदी की स्थिति है। इसके बाद मध्यवर्ती रेंज जो है जिसको हम कह रहे हैं Y1 से लेकर Y2 तक, इसमें अगर मांग में वृद्धि होती है तो कीमतों में भी थोड़ी थोड़ी वृद्धि होती है, क्योंकि जो साधन काम नहीं करना चाहते थे उनको काम पर लगाया जाता है, तो उनको थोड़ी मजदूरी दर ज्यादा देनी पड़ती है और ज्यादा कच्चा माल नीचे से निकालना पड़ता है, मान लीजिए जमीन के नीचे से, तो उसकी लागत भी बढ़ती है। तो मध्यवर्ती रेंज में क्या होता है कि पूर्ण रोजगार से पूर्व अगर आपको उत्पादन बढ़ाना है
तो कीमतों में भी वृद्धि होती है और प्रति इकाई लागत भी बढ़ती है। तो ये जो मध्यवर्ती एज है, इसके अंदर क्या है, उत्पादन बढ़ता है तो नए साधन रोजगार पर लगाने पड़ते हैं, तो उन साधनों को भी लगाना पड़ता है जो प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार नहीं है, उनको थोड़ी ज्यादा मजदूरी देकर काम पर लाना पड़ता है। तो यहाँ कीमत और रोजगार रखती है। इसके बाद ये पूर्ण रोजगार की स्थिति है, यहाँ YF फुल एम्प्लॉयमेंट है। इसके बाद अगर कीमत बढ़ती है, इसके बाद अगर कीमत बढ़ेगी, देखिए यहाँ P1 से कीमत P2 बढ़ती है तो उत्पादन को बढ़ाना संभव है, कीमत P3 तक बढ़ती है तो उत्पादन को बढ़ाना संभव है, पर इसके बाद कीमत बढ़ती है तो चूंकि यहाँ पूर्ण रोजगार का स्तर है क्लासिकल रेंज के हिसाब से, तो जब पूर्ण रोजगार की स्थिति आ जाती है तो उसके बाद कीमतों में उसके बाद उत्पादन व आय में वृद्धि किया जाना संभव नहीं है। अब कीमतें बढ़ेगी तो भी उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी। तो यहाँ जो स्थिति, यदि इसके बाद कीमतों में वृद्धि होती है तो चूंकि रोजगार नहीं बढ़ेगा, तो रोजगार नहीं बढ़ेगा तो उत्पादन भी नहीं बढ़ेगा, और जब उत्पादन नहीं बढ़ता है तो ये जो रेंज है, यहाँ कीमत मान लो P4 से P5 होती है, तो ऐसी स्थिति में स्फीति होगी, मुद्रास्फीति की समस्या होगी। क्यों कि कीमत बढ़ने पर उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, उत्पादन नहीं बढ़ रहा है तो वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ेगी। इस प्रकार से इन्होंने इसकी व्याख्या की थी। अब देखिए रोजगार का निर्धारण किस स्थान पर होता है, तो देखिए साम्य की स्थिति देखते हैं। पूर्ण रोजगार की साम्य की स्थिति यानी समष्टि आर्थिक साम्य इसको कह सकते हैं। समष्टि आर्थिक साम्य, समष्टि आर्थिक साम्य ये बताता है कि जिस स्थान पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व एक दूसरे को काटेंगे वहां पर संतुलन की स्थिति होगी। तो ये एग्रीगेट डिमांड और ये अल्पकालीन एग्रीगेट सप्लाई, शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई इसको कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई। अब संतुलन बिंदु है P1, संतुलन बिंदु है E1, कीमत स्तर है P1 और उत्पादन राष्ट्रीय आय का स्तर, उत्पादन व राष्ट्रीय आय का स्तर या P1 की स्थिति Y1 है, ये राष्ट्रीय आय व उत्पादन का स्तर। तो ये क्या बताता है कि जिस स्थान पर समग्र मांग वक्र व समग्र पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं वहां पर रोजगार की मात्रा का निर्धारण होता है। और किस प्रकार से ये बताते हैं, इसमें देखिए कि ये इसको समझाने का प्रयास किया। अगर किसी समय कीमत P2 हो जाती है, कीमत स्तर P2 हो जाता है, तो इसमें देखिए डिमांड कम होती है, सप्लाई ज्यादा होती है। ऐसी स्थिति में हम बोल सकते हैं कि एक्सेस पूर्ति, इसको बोलेंगे इसको बोलेंगे अतिरिक्त पूर्ति की समस्या कह सकते हैं इसको, कि हम इसको बोलेंगे, देखिए या इसको बोल सकते हैं न्यून मांग। अगर देखिए संतुलन है P1 बिंदु, संतुलन बिंदु E1 है, जब कीमत स्तर जो आपका है वो कीमत स्तर है P1, राष्ट्रीय आय का स्तर है Y1। अब किसी समय यदि कीमत स्तर बढ़ जाता है, जब कीमतें बढ़ेगी तो लोग वस्तु और सेवाएं कम खरीदेंगे, तो इस जगह देखिए मांग तो है इतनी और सप्लाई इतनी, तो इसको न्यून मांग की भी संज्ञा दे सकते हैं या अतिरेक पूर्ति की भी संज्ञा दे सकते हैं। इसका मतलब इस समय वस्तु और सेवाओं का उत्पादन ज्यादा है तो और मांग कम है, तो ऐसे समय में कुछ वस्तुएं ऐसी होगी जो बिक नहीं पाएगी। जब बिक नहीं पाएगी तो अर्थव्यवस्था में उद्यमियों के पास पहले का ही स्टॉक रहेगा, तो अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति आएगी, क्योंकि उत्पादकों के पास पहले से जो वस्तुएं वो उनके पास अवेलेबल होगी, तो वह नया उत्पादन नहीं करेंगे, नया विनियोग नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में लोगों को रोजगार की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसे इन्होंने ऐसी स्थिति को मंदी की स्थिति कहते हैं। अगर कीमतें गिरकर P0 हो जाए तो मांग ज्यादा होगी। देखिए मांग ज्यादा है, इसको बोलेंगे अतिरिक्त मांग, अतिरिक्त मांग। इस समय डिमांड ज्यादा है। देखिए जब कीमत P0 है तो सप्लाई तो है P1 और डिमांड है PB, ये AB अतिरिक्त मांग होती है। इस अतिरिक्त मांग की वजह से वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती है, क्योंकि वस्तु की पूर्ति कम है, डिमांड ज्यादा है, तो वस्तु की
तो वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ती है, कीमतें बढ़कर पुनः संतुलन इवन बिंदु पर आ जाता है। इसी प्रकार से जब कीमतें बहुत ज्यादा हो जाती है तो वस्तु की डिमांड तो है P2C और वस्तु की सप्लाई है P2D, तो CD अतिरेक मात्रा में वस्तुएं सेवाएं उपलब्ध होती है। जो ज्यादा वस्तुएं सेवाएं उपलब्ध होती है तो वस्तु और सेवाओं की कीमतें गिरती है और वापस जो अर्थव्यवस्था में संतुलन है वो धीरे धीरे वापस ई बिंदु पर आ जाता है। इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में अगर किसी समय मांग ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, तो अर्थव्यवस्था को स्फीतिकारक दबावों का सामना करना पड़ता है। और यदि किसी समय अर्थव्यवस्था में एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा होती है एग्रीगेट डिमांड की तुलना में, तो अर्थव्यवस्था को मंदी का सामना करना पड़ता है। और इस तेजी और मंदी को दूर करने के लिए अर्थव्यवस्था में सरकार के द्वारा मौद्रिक व राजकोषीय नीति का प्रयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से सरकार क्या करती है, अर्थव्यवस्था को तेजी स्फीतिकारक मुद्रास्फीति से और मंदी से दूर करने का प्रयास करती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मौद्रिक व राजकोषीय नीति किसे कहते हैं। राजकोषीय नीति और दूसरी है मौद्रिक नीति। देखिए हम इसको करते हैं कि मौद्रिक व राजकोषीय नीति से किस प्रकार से अर्थव्यवस्था नीति के बारे में देखते हैं। मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति को समझने से पहले हम मंदी क्या होती है और स्फीति क्या होती है उसको समझते हैं। मंदी से तात्पर्य क्या है, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें गिरती है, उसको बोलते हैं मंदी। अब जब मंदी होती है कीमतें गिरती है तो लाभ गिरते हैं, लाभ गिरते हैं तो पूंजी निर्माण कम होता है, जब पूंजी निर्माण कम होता है तो विनियोग कम होता है, जब विनियोग कम होगा तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो रोजगार कम होगा, रोजगार कम होगा तो आय कम होगी, आय कम होगा तो मांग कम होगी और इससे फिर और मंदी आएगी। इसको बोलते हैं मंदी का दुष्चक्र। तो अर्थव्यवस्था में अगर कोई मंदी आ जाती है तो मंदी की स्थिति बहुत खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि अगर एक बार मंदी आ जाती है तो कुछ ऐसी आर्थिक शक्तियां क्रियाशील होती है कि उस मंदी को बनाए रखना चाहती है। दूसरी चीज होती है स्फीति। स्फीति में क्या होता है, कीमतों में वृद्धि होती है। कीमतें जब बढ़ती है तो क्या होता है, जब कीमतें बढ़ती है तो उद्यमियों को लाभ बढ़ता है, लाभ बढ़ता है तो उनका पूंजी निर्माण बढ़ता है, पूंजी निर्माण बढ़ता है तो वो नए क्षेत्र में विनियोग करते हैं, नए क्षेत्र में विनियोग करते हैं तो लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है, रोजगार की प्राप्ति होने से उनकी आय बढ़ती है, आय बढ़ने से उनकी मांग बढ़ती है। तो ये माना जाता है कि थोड़ी मात्रा में यदि कीमतें बढ़ती है तो वो अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी बूटी का कार्य करती है, पर अगर कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ती है तो फिर स्थिति खराब हो जाती है। तो सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था को संतुलन में रखने के लिए मौद्रिक व राजकोषीय नीति काम में ली जाती है। तो मौद्रिक नीति क्या है और राजकोषीय नीति इसको क्या कहते हैं, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि मौद्रिक नीति किसे कहा जाता है और राजकोषीय नीति किसे कहा जाता है। सबसे पहले देखिए, राजकोषीय नीति वह नीति जिसके माध्यम से सरकार अपने व्यय में परिवर्तन करके, करों में परिवर्तन करके कीमत स्तर को स्थिर करने का प्रयास करती है। देखिए, राजकोषीय नीति वह नीति है जिसमें सरकार अपने खर्चों में परिवर्तन करके और करारोपण की दरों में परिवर्तन करके कीमत स्थिरता करने का प्रयास करती है, उसको राजकोषीय नीति कहा जाता है। मौद्रिक नीति वह नीति है जिसके माध्यम से सरकार बाजार में मुद्रा की पूर्ति को कम या ज्यादा करके कीमत स्थिरता करने का प्रयास किया जाता है। जहां राजकोषीय नीति सरकार के द्वारा की जाती है, वही मौद्रिक नीति का संचालन रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है, जिसमें ये साख नियंत्रण की जो विधियां हैं, बैंक दर है, खुले बाजार की क्रियाएं हैं, तरल कोषानुपात है या वैधानिक कोषानुपात है, उसमें परिवर्तन करके, इसके अलावा साख की राशनिंग करके जो भी आवश्यक चेंज करना चाहते हैं वो करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अगर तेजी की स्थिति है अर्थव्यवस्था में तो राजकोषीय नीति क्या होगी, और मंदी की स्थिति है तो अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति क्या होगी। जब देखिए, जब मंदी की स्थिति है, जब मंदी की स्थिति है यानी कीमतें गिर रही है, कीमतें गिरने से मंदी का दुष्चक्र होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब कीमतें गिरती है तो कीमतें गिरने की वजह से उद्यमियों को लाभ गिरता है,
लाभ गिरता है तो उनका पूंजी निर्माण की दर गिरती है। पूंजी निर्माण की दर कम होने से उनके द्वारा विनियोग कम किया जाता है। विनियोग कम होने पर लोगों को रोजगार से पृथक किया जाता है। रोजगार कम मिलता है, रोजगार कम मिलता है तो उनकी आय कम होती है, आय कम होती है तो मांग कम होती है, फिर कीमतें कम होती है। फिर जब कीमतें कम होती है तो उद्यमी देखते हैं कि मैं और उत्पादन कम करूं। उत्पादन कम करने के लिए वो अपने प्लांट को बंद कर देता है। इसका मतलब है मंदी की स्थिति होती है उसमें ऐसा दुष्चक्र चलता है कि मंदी बने रहती है। तो केन्स का यह मानना था कि मंदी की स्थिति में सरकार को राजकोषीय नीति के माध्यम से दो कार्य करने चाहिए। एक तो सरकार को अपना व्यय बढ़ाना चाहिए, तो बाजार में पैसा आएगा और उसके गुणक प्रभाव की वजह से लोगों की आय बढ़ेगी, और लोगों की आय बढ़ेगी तो वो वस्तु और सेवाओं की मांग करेंगे। तो जो मंदी है उसकी स्थिति बाहर होगी, क्योंकि मांग बढ़ेगी तो कीमतें बढ़ने लगी। दूसरा ये कहते हैं कि सरकार को व्यय कम अधिक करने के साथ करारोपण की मात्रा कम करनी चाहिए। जब हमारे पर कर कम लगाया जाएगा तो हमारी खर्च योग्य आय बढ़ेगी, खर्च योग्य आय बढ़ेगी तो हमारी वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ेगी। तो ये कहते हैं कि जब मंदी की स्थिति है तो सरकार को बांध निर्माण करना है, सड़क निर्माण करना है, स्कूल भवन बनाने चाहिए, हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए। सरकार को बड़ी बड़ी जो परियोजनाएं हैं, बड़े बड़े उद्योग है, वो उसमें सरकार को निवेश करना चाहिए। उससे क्या होगा, जैसे उससे आय बढ़ेगी, लोगों का रोजगार का सृजन होगा, तो लोगों की खर्चों की आय बढ़ेगी, खर्चों की आय बढ़ेगी तो वस्तु और सेवाओं की मांग करेंगे, और वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ेगी तो कीमतें धीरे धीरे बढ़ेगी, जो कि मंदी की स्थिति में कम होती जा रही है। पर ये तभी कारगर होगा जब सरकार कर की दर नहीं बढ़ावे, बल्कि कर की दर को या तो कम करे या वही रखे। तो जो सरकार के द्वारा जो व्यय किया जाता है भारी मात्रा में, उसका प्रभाव पड़ेगा। जब 1930 की महान मंदी से पूर्व क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का यह मानना था कि अर्थव्यवस्था में सरकार को कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उस कंसेप्ट को केन्स के द्वारा चेंज किया गया और यह माना गया कि मंदी की स्थिति में सरकार जब निजी निवेश हतोत्साहित होता है तो ऐसे समय सरकार को निवेश करना चाहिए, बांध बनाना चाहिए, सड़क बनानी चाहिए, स्कूल के भवन खोलने चाहिए, विभिन्न चिकित्सालय खोल सकते हैं, आंगनवाड़ी केंद्र खोले जा सकते हैं, और सरकार के द्वारा विकासात्मक व्यय करना चाहिए। साथ ही उनका यह मानना था कि यदि कोशिश तो यह होनी चाहिए कि सरकार को कर कम करना चाहिए, पर यदि कर कम नहीं भी करते हैं तो भी कर को नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे बाजार में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी। जब निवेश बढ़ेगा तो उसके गुणक प्रभाव से लोगों की आय कई गुना ज्यादा बढ़ेगी, और जब आय बढ़ेगी तो लोगों की मांग बढ़ेगी, और जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ेगी तो उनकी कीमतें बढ़ेगी। दूसरा एक और ध्यान में रखना चाहिए कि जब मंदी की स्थिति हो तो इस समय मौद्रिक नीति भी इस प्रकार की होनी चाहिए कि सुलभ मौद्रिक नीति हो। यानी मौद्रिक नीति अगर या तो कोई परिवर्तन नहीं हो, और अगर परिवर्तन हो तो ब्याज दरों में कमी होनी चाहिए, बैंक दर कम होनी चाहिए, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कम होनी चाहिए, खुले बाजार की क्रियाओं में सरकार के द्वारा प्रतिभूतियों का क्रय करना चाहिए। उससे बाजार में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, और जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, सुलभ ऋण मिलेंगे, ऋण सस्ते मिलेंगे, कम ब्याज दर पर मिलेंगे, तो लोगों के द्वारा ऋण लेकर वस्तु और सेवाओं पर खर्च किया जाएगा। कोई ऋण लेकर मकान बनाएगा, कोई ऋण लेकर फैक्ट्री लगाएगा, कोई ऋण लेकर प्लॉट खरीदेगा। तो ऐसी स्थिति में जब बाजार में मुद्रा का प्रभाव बढ़ेगा तो उससे भी कीमतें बढ़ेगी। तो इस स्थिति में सरकार को, पर यह माना गया केन्स के द्वारा कि जब मंदी की स्थिति होती है उसमें मौद्रिक नीति से ज्यादा राजकोषीय नीति प्रभावशाली होती है, क्योंकि यदि ब्याज दर घट भी जाती है पर मंदी की स्थिति होती है तो निजी निवेशक ये सोचते हैं कि मेरी वस्तु और सेवाएं बिकेगी नहीं, मुझे घाटा लगेगा, तो कम ब्याज दर पर भी वह सामान्य रूप से नई फैक्ट्री नहीं लगाना चाहते हैं, कोई नया निवेश नहीं करना चाहते हैं। यही कारण है कि केन्स का यह मानना था कि मंदी की स्थिति में राजकोषीय नीति ज्यादा प्रभावी होती है, और सरकार को उसको बहुत अच्छे तरीके से काम में लेना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे लोगों का रोजगार बढ़ेगा, जैसे जैसे कीमतें बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलना लगेगा, और जब रोजगार मिलना लगेगा तो लोगों की आय बढ़ेगी, आय बढ़ने से उनकी मांग बढ़ेगी। अब अगर अर्थव्यवस्था में स्फीति है, कीमतें बड़ी तेजी से बढ़ रही है, तो उस समय सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को अपने व्यय को घटा देना चाहिए। जब सरकार अपना व्यय घटाएगी, सरकार अपने खर्चों में कटौती करेगी,
तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह रुकेगा। उसके गुणक प्रभाव से लोगों की आय कम होने लगेगी। जब लोगों की आय कम होने लगेगी तो वह उपभोग पर व्यय कम करने लगेंगे, और जब उपभोग पर व्यय कम होगा तो वस्तु और सेवाओं की मांग कम होगी, और मांग कम होने से उनकी कीमतें गिरेगी। दूसरा, राजकोषीय नीति के रूप में सरकार को करों की दर बढ़ा देनी चाहिए। जब कर बढ़ जाएगा तो लोगों के पास खर्च योग्य आय कम होगी, और जब खर्च योग्य आय कम होगी तो लोगों के द्वारा व्यय कम किया जाएगा, उससे भी कीमतों में कमी होगी। इसके अलावा मौद्रिक नीति के रूप में मुद्रास्फीति की दर हो तो सरकार रिजर्व बैंक को बैंक दर को बढ़ा देना चाहिए। रिवर्स रेपो रेट को भी बढ़ा देना चाहिए। इसके अलावा CRR और SLR को भी बढ़ा देना चाहिए, और ये प्रयास करने चाहिए कि साख की मात्रा को नियंत्रित किया जाए। जब बाजार में साख की मात्रा नियंत्रित होगी, यानी साख कम उपलब्ध होगी, तो बाजार में मुद्रा का प्रवाह कम होगा। मुद्रा का प्रवाह कम होगा यानी ब्याज दरें ज्यादा हो जाएगी, तो उद्यमियों के द्वारा निवेश कम किया जाएगा, और जब निवेश कम किया जाएगा तो उत्पादन कम होगा। जब ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा कि कीमतें जो है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। यानी अगर कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ रही हो तो ऐसी स्थिति में सरकार को क्या करना चाहिए, एक तो अपना व्यय घटा देना चाहिए, करों में वृद्धि कर देनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि लोगों के द्वारा वस्तु और सेवाएं कम खरीदी जाएगी। दूसरी चीज है कि सरकार को या अतिरिक्त का बजट बनाना चाहिए, बचत का बजट बनाना चाहिए, यानी सरकार को जितनी आय की प्राप्ति होती है उससे सरकार व्यय क्या करे, कम करे। इसके अलावा क्या करना चाहिए, मौद्रिक नीति में कठोर मौद्रिक नीति अपनानी चाहिए, यानी चयनात्मक साख नियंत्रण है, बैंक दर को बढ़ाना है। तो उससे क्या होगा कि अर्थव्यवस्था में विनियोग कम होगा। विनियोग कम होगा तो लोगों को ऐसी स्थिति में उत्पादन जो है वो प्रभावित होगा। और इसके अलावा सरकार क्या कर सकती है, विमुद्रीकरण भी कर सकती है। जैसे हाल ही में सरकार के द्वारा हमारे यहाँ 500 और 2000 के 500 और 1000 के नोट हमारे यहाँ 8 नवंबर 2016 को रात्रि 12 बजे से सरकार के द्वारा पुराने जो 500 और 1000 के नोट है उनको चलन से बाहर कर दिया गया। तो इस प्रकार से जब अगर अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारक दबाव होते हैं तो उसमें मंदी जो उस समय मौद्रिक नीति है उसकी भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। चयनात्मक साख नियंत्रण कर सकते हैं ताकि लोगों को साख कम मिले, तो कम मिलेगी तो वो कम खर्चा करेंगे तो कीमतें बाजार में कम होगी। इसके अलावा उपभोक्ता साख पर नियंत्रण करना चाहिए, साख की राशनिंग की जानी चाहिए। इस प्रकार से बाजार से जो स्फीति की समस्या है उसको समाधान किया जा सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने ये देखा कि अगर अतिरिक्त मांग है तो क्या किया जाना चाहिए, और न्यून मांग है तो क्या किया करना चाहिए। किस प्रकार से सरकार के द्वारा मुद्रास्फीति और मंदी की स्थिति को निपटने के लिए मौद्रिक व राजकोषीय नीति की सहायता सरकार के द्वारा ली जाती है। मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से इन तथ्यों को आप अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक यू।